एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। ठीक है, योजनाओं के प्रकार एवं समष्टि नियोजन जिसको कि कहा जाता है, योजनाओं के प्रकार एवं समष्टि नियोजन। तो बेसिकली जो प्लानिंग है ना, तो हम ये देखते हैं कि कंसर्न विद फ्यूचर प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भविष्य में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, बट हेल्प आर प्लानिंग डील्स विद द फ्यूचर प्लानिंग in respect of some activities or departments has to cover a longer future period than others, है ना। तो ये जो योजनाएं हैं इसमें हम ये देखते हैं कि जो बेसिकली इसमें ये होता है कि जो प्लान है ये फ्यूचर के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार से कार्य को किए जाते हैं। योजनाओं के जो प्रकार हैं उसको हम विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। मुख्यतः इसको 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। एक तो अवधि के आधार पर, टाइम के आधार पर, दूसरा प्रबंध के स्तर के आधार पर, तीसरा जो है वह उपयोग के आधार पर, यूटिलाइजेशन के आधार पर। 3 इसके पार्ट हैं, लेकिन हम यदि इसको और प्रयोग करें और डिवाइड करें तो इसको हम कितने तरीके से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ प्लान एंड कंट्रोल प्लान। इसको यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के अनुसार, ठीक है, अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर जब हम करते हैं तो इसको फिर 2 भागों में होगा। टाइम का होता है आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। ये 2 पार्ट में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, किसके आधार पर, टाइम के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं नेचर के आधार, नेचर यानी प्रकृति के अनुसार से। तो इसमें हम 2 फिर से आ जाते हैं। नेचर कौन से हो जाते हैं आपके, नॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। 2 पार्ट, इसको भी डिस्क्राइब करेंगे हम एक एक को। फिर हम कवरेज के हिसाब से करते हैं। क्या ये होता है, कवर जो होता है तो कवरेज के हिसाब से यदि हम देखें तो क्या है, ओवरऑल। इसमें फिर 2 ओवरऑल, ठीक है, और फंक्शनल दूसरा आपका हो जाता है फंक्शनल, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट उसमें, तो हम इसमें देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम जब जाते हैं तो इसको मैनेजमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट के जब पार्ट में जाते हैं तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है, हायर, लोअर और मिडिल, ये 3 पार्ट में होता है। ये 3 पार्ट में हम करते हैं। कौन कौन सा हो जाता है आपका, टॉप मॉडल, टॉप में टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, टॉप से फिर हम नीचे आते हैं
मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, लोअर मैनेजमेंट, ठीक है। ये तीन पार्ट इसमें मैनेजमेंट के व्यू से हो जाएगा। अब हम लास्ट आते हैं इसमें यूज के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो यूज के हिसाब से हम आते हैं तो इसमें दो हो जाते हैं आपका, फिर से कौन कौन सा होता है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। इसके अंतर्गत दो, सिंगल स्टैंडिंग, दूसरा हो जाता है आपका स्टैंडिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एंड आपका स्टैंडिंग प्लान। तो ये आपके प्लान जो है टाइप्स ऑफ प्लान को यदि हम योजनाओं के आधार पर उसके प्रकार को विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया आपको प्लान के प्रकार के जो विभिन्न योजनाएं हैं और उसके प्रकारों का यदि हम डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, तो पहले आधार पर हम चलते हैं अवधि के आधार पर, ठीक है, समय के अनुसार। तो समय के अनुसार इसको दो पार्ट में विभाजित किया जाता है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि पूर्व में हमने चर्चा किया था। तो जैसे दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं, लॉन्ग टर्म योजनाएं, तो दीर्घकालीन योजनाएं वो होती हैं जो कि लंबे समय के लिए चलती है, लंबे अवधि के लिए। अब यहाँ पर लंबे अवधि का आशय क्या है, 3 साल से अधिक, है ना। समय का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि 3 साल से अधिक हो, कम से कम होना चाहिए, कम से कम 5 साल का। तो 10 या 15 साल या 20 वर्ष इसके लिए भी बनाया जा सकता है। तो कुछ जो प्रबंधक होते हैं वो ये योजना संस्था के हित के लिए तैयार किए जाते हैं, यानी दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसको तैयार किया जाता है। The term long-term planning refers to the process of formulation the large objective of an organization and determination the way and means achieving such objects. The term long range indicated the extent of future time potential, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये काफी लंबे समय के लिए हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 वर्ष का इसमें होना चाहिए, 3 वर्ष से अधिक, अर्थात मिनिमम 5 वर्ष का ले, तो 5 वर्ष से ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए हो सकता है। दूसरा हम आते हैं शॉर्ट टर्म प्लान के लिए, अल्पकालीन अवधि। तो ये योजनाएं छोटी होती हैं, अर्थात 3 साल से कम। अब ये छोटी होती हैं तो इसमें क्या हो सकता है आपका, भाई इसमें डे टू डे का हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, ठीक है। तो ये योजनाएं जो है वो तुरंत के लिए, तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए इसको तैयार किया जाता है। कोई अल्पकालीन योजना, ठीक है, नहीं बनाई जानी चाहिए यदि वह संबंधित दीर्घकालीन योजनाओं को प्राप्त करने में अपना योगदान नहीं देती है। नियोजन की बहुत सी जो डिमेरिट्स हैं, कमजोरियां हैं, वो इसीलिए होती हैं कि तत्काल परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय ले लिया जाता है और दूरगामी उद्देश्यों को क्या करते हैं, उसका प्रभाव जो पड़ने वाला है उस पर हम ध्यान नहीं देते, हम तुरंत का तुरंत कर लेते हैं, तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अल्पकालीन योजना जो है, ये अल्पकालीन योजनाएं जो है समय हमेशा दीर्घकालीन योजनाओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, यानी कि प्लान जो है वह उसी तरीके से होना चाहिए। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यदि हम समय अवधि के अनुसार से देखें तो इसको दो पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक तो अल्पकालीन होता है और दूसरा दीर्घकालीन होता है। अल्पकालीन जो है वह कम समय के लिए होता है, तुरंत के लिए होता है, तत्काल के लिए होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो होता है वह दीर्घकालीन समय अवधि के लिए, लंबे समय की अवधि के लिए, यानी कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तैयार किए जाते हैं और भविष्य को देखते हुए तैयार किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरा मुख्य इसका जो पार्ट है,
जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो नेचर के लिए हमने दो आपको बताया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना, प्रकृति के आधार पर। तो यहाँ पर प्लानिंग जो है ये सिस्टमेटिकली इसको राइट डाउन करके तैयार करना चाहिए प्लान को, और स्पेसिफिक होना चाहिए। इसमें जो बिसाइड्स फॉर्मूला प्लानिंग जो है उसको तैयार करना चाहिए। इनफॉर्मल के रूप में हम जब प्लान को तैयार करते हैं तो इसको विदाउट एंड और सिंपल तरीके से इसको तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लान है। तो मुख्य इसमें तीन विशेष पार्ट हैं आपके प्लान के लिए, जिसमें कि अवधि के स्तर के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर हम ये तीन मुख्य जो टाइप्स हैं प्लान में, हम इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रबंधन की जो दूसरी मुख्य बात है, प्रबंधन के स्तर के आधार पर यदि हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इस पॉइंट पर जब हम चलते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या हो गया, तीन पार्ट में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टॉप, मिडिल और लो, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो ये जो है टॉप मैनेजमेंट प्लान होते हैं, ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ स्टडी है या बोर्ड है आपका प्रबंधन का, ठीक है, तो हायर लेवल की। तो ये प्रबंधन जो है ये विभागों के जो हेड होते हैं उनके द्वारा तैयार की जाती हैं। इसमें जनरली आपके जैसे होते हैं कि सर सेल्स मैनेजर हो गए, आपके स्टॉक मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, या फाइनेंस हेड कह सकते हैं आप, है ना, या प्रोडक्शन के हेड जो हैं यानी उत्पादन प्रबंधक, इनके द्वारा तैयार की जाती हैं। और योजनाएं, ये योजनाएं जो है वो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के प्राप्ति के लिए, उसकी संभावनाओं, उसको संभव बनाने के लिए किए जाते हैं। तो इसमें कार्यकारी और विभागीय योजनाएं सब इसमें शामिल होती हैं। तो इसलिए हम ओवरऑल यदि हम कहें तो ये संस्था का मुख्य कार्य होता है विभाग लेवल पर, तो इसको डिसाइड किया जाता है, इनके प्लान को तैयार किए जाते हैं। मध्य स्तरीय जो है, मध्य स्तरीय मिडिल लेवल जो प्लान होता है, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हाई लेवल जो प्लान होता है ये होता है टॉप लेवल पर, तो ये प्रबंध की नीति निर्धारण का काम करता है, ठीक है, नीति निर्धारण यानी प्रबंधकों के द्वारा इसमें नीतियां बनाई जाती हैं, बजट तैयार किए जाते हैं, ठीक है, ये संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों को लेकर तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर संस्था के संपूर्ण ओवरऑल माने पूरे संस्था के लिए होता है। लेकिन जब हम मिडिल में आते हैं तो मिडिल क्या हो जाता है, ये टॉप मैनेजर लेवल पर हो जाता है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उनके हेड्स जो होते हैं ये उसको फॉलो अप करते हैं, उसको तैयार करते हैं। और इसके उपरांत जो निम्न स्तरीय है, तो जो मिडिल लेवल का जो हेड है ना, तो जो हेड होते हैं, टॉप जो प्रबंधक होते हैं, उनके द्वारा तैयार करते हैं और विभिन्न प्लान को करते हैं, जैसे कि फाइनेंस का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, सेल्स का हो गया, स्टाफ का हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मिडिल जो मैनेजमेंट होता है वो करता है। तीसरा पॉइंट है लोअर। तो लोअर जो होता है इसमें कौन आ जाते हैं, इसमें कर्मचारी आ जाते हैं, ठीक है, प्रेक्षक आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये कर्मचारियों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे कि जो डे टू डे कार्य है उसके लिए ये तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सुपरवाइजर, फोरमैन और ऑप्शनल्स जो एंडिंग्स है उनके द्वारा इसको तैयार कर लिए जाते हैं। अब हम आते हैं इसको नेक्स्ट, इसमें बढ़ते हैं यूज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यानी उपयोगिता के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज, तो एज पर यूज प्लान माने उसके जो उद्देश्य होते हैं उसके अनुसार से इसको तैयार किए जाते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि उपयोगिता के इस आधार पर जब हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका स्पेशल और सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडर्ड यूज प्लान, ठीक है। अर्थात यहां हम ये देखते हैं स्थायी या निरंतर उपयोग की योजनाएं, ठीक है, स्थायी या निरंतर उपयोग की योजनाएं। दूसरा आपका सिंगल यूज है,
सिंगल यूज यानी विशेष या एक बार उपयोग करने में, नाम से ही आपका स्पष्ट हो जाता है सिंगल यूजेस यानी कि एक बार। और स्टैंडर्ड जो होता है ये क्या है, ये लंबे समय के लिए है, यानी स्टैंडिंग रिपीटेड यूज प्लान आप इसको कह सकते हो। अब इसमें जैसे कि हम देखेंगे सिंगल यूज प्लान, तो सिंगल यूज प्लान में क्या हो जाता है, जैसे कि प्रोग्राम्स हैं, बजट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये तैयार किए जाते हैं, यानी विशेष या एक बार उपयोग में लाई जाने वाली। तो ये योजनाएं विशेष परिस्थितियों के समाधान के लिए बनाया जाता है, कि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, यानी जैसे ही वह परिस्थिति समाप्त हो जाती है वैसे ही योजना भी समाप्त हो जाती है, और इन योजनाओं का एक बार उपयोग किए जाने के बाद इसकी कोई महत्ता नहीं रहती है। ये योजनाएं किसी बड़ी योजना को तैयार करने में, उसकी योजना को बनाने में सहायक होता है। तो ये प्रोग्राम्स करने के लिए हो जाते हैं इसमें, तो प्रोग्रामिंग के लिए है। तो अब प्रोग्रामिंग जो है, विशेष प्रोग्राम कैसे होते हैं, क्या है, तो जैसे कि एडवांटेज जो प्रोग्राम है, इसमें प्रोग्राम के क्या एडवांटेज हो जाते हैं, तो प्रोग्राम जो है वो प्रूव हो जाता है, प्रैक्टिकल गाइड के रूप में होता है, उसका एक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स जो प्रोवाइड जनरेट मोटिवेशन टू ऑल कन्वर्सेशन के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, आपका प्रोग्राम, बजट और प्रोजेक्ट, ये इन चीजों के लिए तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पहुंचते हैं जो कि स्टैंडिंग रिपीटेड यूज प्लान है ना, यानी कि स्थायी और निरंतर उपयोग के लिए। तो ये योजनाएं जो हैं ये उच्च प्रबंधकों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर, भिन्न भिन्न स्तरों पर जाती हैं, और उस स्तर पर काम करने वाले जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सहयोगी हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए तैयार किया जाता है। यह स्थायी तौर पर होता है और इसको बार बार लाने के लिए नहीं बनाया जाता, ये कंटिन्यूशन में रहता है। ये योजनाएं प्रबंधकों का निरंतर मार्गदर्शन करते रहता है, कंटिन्यू चलता है, और इसको जरूरत पड़ने पर इसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो स्थायी या बार बार उपयोग की जो योजनाएं हैं, इसके अंतर्गत हम विभिन्न योजनाएं देखते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं, जो स्थायी या बार बार उपयोग में लाने वाली, क्योंकि कंटिन्यूशन में चलना है, देश की पूर्ति हुआ, फिर से वो आगे हो गया, और ये क्या है, रोड मैप के रूप प्रस्तुत करता है। तो इसमें हम इसको फिर से मुख्य इसके 5 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग या रिपीटेड यूज प्लान, है ना। तो सॉरी, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं गोल, ऑब्जेक्ट, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, स्ट्रेटजी और आपके मेथड्स, ये 6 मुख्य बातें आ गई। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये स्थायी या बार बार उपयोग में होने वाली जो योजना है, प्लान जो तैयार किए जाते हैं, ये मैनेजमेंट के लिए प्रमुख होता है। तो इसमें हम इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनके योजनाओं पर हम जाते हैं, ठीक है, सब प्लान पर हम जाते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट या गोल पोस्ट। तो ये उद्देश्य का निर्धारण करना नियोजन का सबसे पहला कार्य होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उसको नियोजन करना है, भाई उसका निर्धारण करना, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल पोस्ट है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करना, उसका निर्धारण करना, यानी हम उसको किस तरीके से अचीव कर पाएंगे, इसके लिए तैयारी की जाती है। तो जिस परिणाम की प्राप्ति के लिए कोई संस्था प्रयत्नशील रहती है, अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए वह प्रयास करता है, उसके उद्देश्यों या लक्ष्य बिंदु, हम उसको कह सकते हैं गोल पोस्ट। कोई भी संस्था, हर संस्था का एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। जैसे आपका भी एक उद्देश्य है कि भाई आपको पढ़ाई करना है और परीक्षा क्लियर करना है। अब इसमें भी कुछ लोगों की ये उद्देश्य हो जाते हैं, भाई हमको ठीक है पास होना है, लेकिन हमको इतना % आना चाहिए, मेरिट में आना चाहिए, और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। हमने कहा कि भाई हमको फर्स्ट क्लास आना है, हमारा 80% से एबव आना चाहिए, तो 80% से एबव आना चाहिए, तो उसके लिए प्लान तो करना पड़ेगा ना भाई, यूं ही तो 80% नहीं आ जाएगा।
80% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लान तैयार करना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल्स हमको लेना है, तो मटेरियल्स हमको कहाँ से मिलेगा, हमको कितना उसमें इन्वॉल्व होना होगा, कितना हमको टाइम देना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या करनी होगी, ताकि हम जो है परिणाम हमारा 80% से बढ़वा सके। तो इसके लिए आपको पहले से ही एक तो हमने गोल पोस्ट तैयार किया कि भैया हमको अचीव करना है 80%, उसके बाद हमने क्या किया, इसके लिए प्लान तैयार करना चालू कर दिया। स्टेप बाय स्टेप हम फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हर संस्था का उद्देश्य होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है, गोल पोस्ट होता है, और उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से ये करते हैं। तो उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जो कंपनी और प्रत्येक विभाग के पथ प्रदर्शित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं, यानी कि हमको उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते से चलते हुए वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार उद्देश्य प्रबंधन के लिए एक रोड मैप होता है, पद प्रदर्शन के लिए होता है, और प्रबंधन के सारे कार्य की प्राप्ति के लिए होने चाहिए, के लिए किए जाते हैं। तो प्रभावपूर्ण प्रबंधन का जो है ये उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, है ना। ये इसको हम आगे चल के एक पूरे चैप्टर के रूप में हम लेंगे। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, ये पॉइंट आ जाता है ना। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, ऑब्जेक्ट जो गोल पोस्ट होंगे उसका निर्धारण करना होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, MBO। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो उद्देश्य ये स्पष्ट हो जाता है, लोचपूर्ण वास्तविकता होने चाहिए इसमें। उद्देश्य संस्था के कार्यों की दिशा को प्रदान होना चाहिए, नियोजन को आसान बनाते हैं, और कर्मचारियों को अभिप्रेरित और उसको नियंत्रण करना होता है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य ही वे मूल आधार होते हैं जिनके अंतर्गत प्रबंध के सभी कार्यों, नियोजनों, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण, इनको किया जाता है। तो जो प्रबंध अपने उद्देश्यों को परिभाषित करता है वह यह नहीं जानता कि उसे कहां जाना होता है। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक प्रबंधक को यह जानना चाहिए, आवश्यक हो जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है और उन उद्देश्यों के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखें कि उद्देश्य की जो विशेषता, यदि हम बात करते हैं, हम एक एक पॉइंट को धीरे धीरे लेते हैं, ठीक है। अब उद्देश्यों की जो विशेषताएं हैं, क्या उसमें विशेषता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें क्या होने चाहिए, स्पेशल फीचर्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला आधार जो है इसमें हम देखते हैं उद्देश्यों की विशेषता। उद्देश्यों की विशेषता, तो इसमें पहला पॉइंट है नियोजन के आधार। नियोजन के आधार, ठीक है, बेसिस ऑफ प्लान, नियोजन के आधार। तो किसी भी योजना का सर्वप्रथम स्टेप, चरण जो होता है वह उद्देश्यों को निर्धारित करने का होता है। जब तक के ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे आगे आप प्लान नहीं कर सकते हैं। तो उद्देश्यों के अभाव में नियोजन करना संभव नहीं होता। जब तक के, जैसे कि कहते हैं ना, जब तक आप सपना नहीं देखोगे तो उसको साकार कैसे करोगे। ठीक ऐसे ही आपका यहाँ पर है कि भाई प्लान आप कब करोगे, जब आपका उद्देश्य होगा, आप किसी चीज को अचीव करना चाहोगे, प्राप्त करना चाहोगे, तभी तो आप प्लान का निर्धारण करोगे, प्लान तैयार करोगे। तो उसका आधार होना जरूरी। दूसरा मुख्य इसका उद्देश्य है उद्देश्यों की बहुलता।
मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। बहुलता यानी मल्टीपल, वो कई तरीके से होने चाहिए, केवल होने चाहिए, उसके और भी ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। तो किसी भी संस्था के जो उद्देश्य हैं एक ना होगा अनेक होते हैं। इसका कारण ये होता है कि किसी संस्था में अनेक दावेदार हो सकते हैं, जैसे कि लेनदार है, ग्राहक है, कर्मचारी है, सरकार है, समाज है, ये सब होते हैं, है ना। तो इन सब को देखते हुए ये होना चाहिए कि जो विभिन्न उद्देश्य हैं उनके बीच आवश्यक संतुलन स्थापित होना चाहिए और उसके आधार पर इसको तैयार किया जाना चाहिए। तो इसमें सभी कस्टमर्स को भी देखना है, सेलर्स को भी देखना है, डेबिटर्स को भी देखना है, क्रेडिटर्स को भी देखना है ना। इसमें आपका इनोवेशन भी होना चाहिए, नव परिवर्तन होना चाहिए, प्रोडक्शन को भी, आपको उत्पादकता को भी देखना होगा, फिजिकल नेचर, ठीक है, इसके अनुकूल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी इसकी लाभदायकता के आधार पर होनी चाहिए, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, कर्मचारियों की कार्य प्रगति जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो ये एक तरीके से सारा इसमें समाज के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो यहाँ पर उद्देश्यों की बहुलता होनी चाहिए। तीसरे में हम पहुंचते हैं नेक्स्ट, इसमें उद्देश्यों का क्रम निर्धारित करना। उद्देश्यों का निर्धारित करना, उद्देश्यों का क्रम निर्धारित, क्या चीज, क्रम, सीरियल, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं भाई, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से उसको स्टेप वाइज स्टेप, जैसे कि शुरू में मैंने कहा था कि स्टेप वाइज स्टेप इसको तैयार करना चाहिए। अर्थात किसी व्यावसायिक संस्था का एक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसके विभिन्न उद्देश्य होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि सभी उद्देश्य समान महत्व के होंगे, अलग अलग महत्व के होते हैं, अलग अलग उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, और उसके अनुसार से ही उसका निर्धारण किया जाता है। यानी उद्देश्यों को दूसरे की तुलना में अधिक, जो मेजर आपके जो प्लान्स हैं वो, उसके बाद फिर वो, तो इस तरीके से वो एक एक होना चाहिए, सीरियल वाइज होना चाहिए, उसकी कंटिन्यूएशन में बनाना चाहिए, या हम ये कहें कि उसके इंपॉर्टेंस के आधार पर उसको ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार से उसको प्राप्त करना चाहिए, या इन उद्देश्यों के अनुसार से उसको वर्गीकृत, क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए, जिससे कि उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। अब उद्देश्य जो है वह दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घकालीन उद्देश्य और अल्पकालीन, अल्पकालीन दीर्घकालीन उद्देश्य, ठीक है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों के। तो ये उद्देश्यों के लिए आपकी महत्ता है। नेक्स्ट इसमें और थोड़ा सा फास्ट बढ़ जाता हूं, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास जो है वो प्रभावित होगा। इसमें लास्ट में हम ले लें 2 पॉइंट और ले लेते हैं, लास्ट 2 पॉइंट्स। उद्देश्यों की क्रमबद्धता को निर्धारित करना और फिर उद्देश्यों की समीक्षा, उद्देश्यों की समीक्षा, ठीक है। उद्देश्यों की समीक्षा यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो गोल पोस्ट है, आपने जो उद्देश्य जो लिए हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए, यानी उद्देश्य की समय समय पर समीक्षा होना चाहिए। उसमें ध्यान देने के लिए है कि भाई समराइज करना चाहिए कि में कौन से उद्देश्य की प्राप्ति कहां तक हो पाई है, उसमें हम कितनी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और समय समय पर यदि उसकी समीक्षा करते जाएंगे, उसका एनालिसिस करते जाएंगे, तो उसके रिजल्ट्स भी हमको प्राप्त होंगे, और रिजल्ट्स भी हम आसानी से या सरलतम रूप से हम तैयार कर सकते हैं। तो ये इसमें परिवर्तन की इसमें आवश्यकता पड़ती है। ओके, आज के लिए हम यहीं तक के रखते हैं, और इसके बाद इसी को ही नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ओके, आप लोगों तक आवाज आ रही है? यस सर, ओके सर। ओके, और आप लोग, हाँ
आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे भी वीडियो इसमें डलती है तो तुरंत आपको मिल जाए। मैं आपका क्लास भी ले रहा हूँ और प्लस इसकी रिकॉर्डिंग में आपको भेज भी दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर। यस सर।